हेलो फ्रेंड्स, तो आपकी एक रिक्वायरमेंट थी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और इसकी एप्लीकेशन पे मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि आपके पीजीडी के एग्ज़ाम में ये आ रहा है। अलग अलग स्टेट में ये नहीं आता है, उत्तराखंड में ये है और उत्तराखंड के साथियों की डिमांड थी। तो अगली 30-40 मिनट में मैं इसका एक ही वीडियो में एक ही क्लास में ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपकी कोई डिमांड मतलब कोई रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर आप मुझे या तो व्हाट्सएप पे 7404068788 पे मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप करें या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल पे तो आप जुड़ ही जाएं, आपको बहुत सारी डिटेल वहाँ पर मिलती रहती है। तो फिलहाल ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। देखिए, इसमें कोई हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सोल्यूट लेते हैं और दो सोलवेंट लेते हैं। दो सोलवेंट लेंगे, सोलवेंट 1 और सोलवेंट 2, और इन दो सोलवेंट में ये आपस में इमिसेबल होंगे। ये दोनों सॉल्वेंट आपस में क्या होंगे, इमिसेबल, यानी कि ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सोल्यूट जो होगा इसमें भी मिसेबल होगा और इसमें भी मिसेबल होगा, दोनों में क्या होगा, ये मिसेबल होगा, दोनों में मिक्स हो जाएगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि जो सोल्यूट जो होता है, ये जब आप ऐसे सॉल्वेंट के मिक्सचर में मिक्स करें जिसमें ये दोनों में क्या हो जाए, आपस में डिसोल्व मतलब मिक्स हो जाए, ठीक है ना। तो अपने आप को ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कुछ पार्ट मतलब कुछ अमाउंट, अभी मैं बोलूंगा, कुछ अमाउंट वो इधर ले जाएगा अपनी और कुछ अमाउंट वो यहां पर ले जाएगा, यानी कि वो अपने आप को क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है। लेकिन मैं अमाउंट ना कह के कंसेंट्रेशन बोलूंगा, क्योंकि कंसेंट्रेशन ही यहां पर ज्यादा बेटर टर्म होगी। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए, मेरे पास एक ये कंटेनर है और इसमें दो इमिसेबल लिक्विड है। अगर वो इमिसेबल लिक्विड होंगे तो पक्का उनका मतलब लेयर जो होंगी अलग अलग बनेगी। ये सॉल्वेंट ए इधर मैंने मान लिया और सॉल्वेंट जो है मेरे पास बी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर में एक्स जो है, एक्स सोल्यूट है मेरे पास, मैं उस एक्स सोल्यूट को घोल रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स इसमें भी चला जाता है, कुछ हिस्सा एक्स का वो यहाँ पर भी चला गया, और यहाँ जो वो इसके अंदर घुला सॉल्वेंट ए के अंदर, उसकी कंसेंट्रेशन मैं C1 कह लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंसेंट्रेशन क्या कहता हूँ, C2 कहता हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है कि अपने आप को वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा दो लिक्विड के अंदर, और इन सच ए मैनर, ऐसे मैनर में करेगा जो रेशियो जो होगा, उनकी कंसंट्रेशन का जो रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। C1/C2 जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है ना। C1 और C2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर आप x ग्राम डाल रहे हैं, a ग्राम मिला रहे हैं, तो a में से कुछ अमाउंट यहां पर जाएगी, C2 कंसंट्रेशन और C1 कंसंट्रेशन, रेशियो सेम रहा। मान लो अगली बार आपने कुछ b अमाउंट मिलाई, कुछ ज्यादा मिला दी, कम मिला दी, तो यहाँ जो कंसंट्रेशन बनेगी, यहाँ जो कंसंट्रेशन बनेगी पक्का डिफरेंट बनेगी, क्योंकि अमाउंट की सोल्यूट के अमाउंट आप अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन रेशियो जो आएगा वो उनका सेम आएगा। जैसे आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो रेडियस रेशियो रूल, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको 6 रखना है तो 0.414 से लेके 0.732 के बीच में रेडियस आएगी, कैटायन और एनायन की रेडियस का चाहे साइज जो मर्जी हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, अब साइंटिस्ट के नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इस तरह के, क्योंकि पीजी यूपी में ये इस तरह के साइंटिस्ट के नेम पूछे गए हैं। तो एक साइंटिस्ट थे आपके ब्रेथलॉट या ब्रेथहोल्ट बोल सकते हैं आप इसको, BER, बर्थहोल्ट भी बोल सकते हैं, BERTHELOT, बर्थलॉट, कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे पहले ये वाली जो स्टेटमेंट थी इसने दी थी, ठीक है ना। एक और साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के नाम थोड़ा क्योंकि पूछा गया इसलिए मैं बात कर रहा हूं, हालांकि मुझे भी याद नहीं रहते, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जंग फ्लाइश, ठीक है ना, JUNGFLF, दोबारा लिख देता हूं, JUNGFLEISCH। ये दो साइंटिस्ट थे, एक तो जंग फ्लाइश थे और दूसरे कौन से थे, ब्रेथलोट थे। इन दोनों ने ये सबसे पहले लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा योगदान जो दिया जाता है वो दिया जाता है किसको, नर्स्ट को। और नर्स्ट ने क्या बताया, नर्स्ट ने एक बात कही कि भैया ये लॉ आपका तभी कामयाब है, मतलब C1/C2 की वैल्यू कांस्टेंट तब ही आएगी क्यों, जब आप पीछे ये जो सोल्यूट मिला रहे थे ये एज इट इज रहे, मतलब ना तो डिसोसिएशन में जाए ना एसोसिएशन में जाए, किसी भी सॉल्वेंट में, ना सॉल्वेंट ए में वो डिसोसिएट हो, ना सॉल्वेंट बी में डिसोसिएट हो, ना वो सॉल्वेंट ए में डिसोसिएट हो, ना वो सॉल्वेंट बी में एसोसिएट हो, किसी में एसोसिएट ना हो,
तब तो ये आपका लॉ मतलब C1/C2 का रेशियो जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन का रेशियो, ठीक है ना, ये कहलाता है वो। और इस चीज को वो ये कहता है डिसोसिएट एसोसिएट ना कह के वो एक टर्म देता है, कहता है कि मॉलिक्यूलर स्टेट सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर दो चीज वो कांस्टेंट रख रहा है, मॉलिक्यूलर स्टेट कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब C1/C2 का रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये ब्रेथोल्ड और जंगफ्लेश बोल रहे थे कि उन्होंने सिर्फ टेम्परेचर की बात की थी, तो मोस्ट क्रेडिट इसको चला गया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, किसको, नर्स्ट को चला गया, ठीक है ना। एट कांस्टेंट रहेगा किस चीज पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर और मॉलिक्यूलर स्टेट पे। मॉलिक्यूलर स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस की बात नहीं कर रहा है वो, डिसोसिएशन और एसोसिएशन में वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूं, जो हमारे पास आयोडीन है, इस आयोडीन को हमने दो तरह के सॉल्वेंट में मिक्स कर लिया, ये कार्बन डाइसल्फाइड में भी डिसॉल्व हो जाता है और वाटर में भी डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड में माना इसकी कंसेंट्रेशन 1.74 थी और वाटर में ये 0.0041 था, ठीक है। और मैंने कुछ और अमाउंट ले ली, तो उस जब डिफरेंट अमाउंट ली तो 1.29 इसका CS2 में चला गया और ये 0.0032 यहां चला गया। अब हम मान के चलते हैं, अब हम देख के चलते हैं कि क्या यहां पर लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां और एक और वैल्यू है 0.66 हमने यहां पर ले लिया, ठीक है। इन पहली वाली दो में तो थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देता है, 0.66 हमने लिया और यहां पर आया 0.0016। अब 0.14 यहां पर आया, ये 0.0010 आया और 0.076 और यहां पर 0.00017। अब मैं इन लास्ट की तीन के लिए ये आपका लॉ बताता हूं क्या है, ठीक है ना। अब आप यहां पर C1/C2 लगाइए, मतलब कोई सी भी एक वैल्यू ले लीजिए। मैं मान लीजिए 0.66 बटे 0.016 ले लेता हूं, तो जब मैं ये वैल्यू लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 410, 410। अगर मैं 0.14 को अगर मैं डिवाइड करूंगा इस वैल्यू से 0.0010 से, तब भी मेरे पास आंसर कितना आएगा, 410 आएगा। मतलब ये कांस्टेंट आया कि नहीं आया, C1/C2 की वैल्यू क्या आ रही है, लगभग सेम आ रही है, तो इसलिए लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया वो यहां पर एप्लीकेबल हो गया, ठीक है ना। अब कंडीशन की बात करते हैं, कहां पर ये आपका एप्लीकेबल होगा, कंडीशन। अब ये भी मैं आपको बता दूंगा ये अलग अलग क्या है। दरअसल हम कभी भी किसी भी जब सॉल्वेंट का यूज करते हुए सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कभी भी दोनों सॉल्वेंट में बराबर अमाउंट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा मतलब कम लेते हैं, वो मैं आगे आऊंगा एप्लीकेशन में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है, हमारा तो BSc में वही क्वेश्चन एग्जाम में यूनिवर्सिटी में पूछा जाता था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता था। तो फिलहाल कंडीशन की बात करें, कंडीशन कहां पर होगा, पहला जब टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होगा, तभी ये लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। दूसरा होता है कि दोनों लिक्विड जो है, टू लिक्विड क्या होने चाहिए, दोनों लिक्विड कैसे होनी चाहिए, इमिसेबल होनी चाहिए, ठीक है ना, इमिसेबल होनी चाहिए। टू लिक्विड शुड बी इमिसेबल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत जल्दी वीडियो खत्म करना होता है, ठीक है। अमाउंट जो है सोल्यूट की वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब आपने बहुत डाइल्यूट बनाना है, डाइल्यूशन होनी चाहिए, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका बनना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट क्या होना चाहिए, सोल्यूट लेस अमाउंट में होना चाहिए, सोल्यूट किस में होना चाहिए, लेस अमाउंट में होना चाहिए, तब तो ये काम करेगा। और चौथा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ना तो वो डिसोसिएट होना चाहिए और ना ही वो क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, और ना ही वो रिएक्ट करना चाहिए विद एनी सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन है, मतलब सॉल्वेंट की टर्म में, ना वो डिसोसिएट हो सोल्यूट, ना सोल्यूट एसोसिएट हो और ना वो सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करे। ये चार कंडीशन अगर वो फॉलो करेगा तब तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये हमारा जो लॉ है एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मान लो कंसंट्रेशन आ रही है, जैसे कंसंट्रेशन मतलब वो कुछ अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि भैया मान लेते हैं हमारे पास 0.07, क्योंकि आप इसका न्यूमेरिकल देख के भाग जाओगे लेकिन बहुत छोटा सा आएगा, ठीक है ना। इतने ग्राम जो है, मान कोई हमारे पास सक्सिनिक एसिड है, कौन है, SUCCINIC, सक्सिनिक एसिड है, ध्यान देना 0.07 ग्राम है, कितने में, 110 सेंटीमीटर क्यूब। वो इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, अब हमने एक इक्विलिब्रियम बना दिया इथरल के साथ, मतलब हमने दूसरा जो सॉल्वेंट लिया हुआ है वो इथरल लिया हुआ है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि यहां पर मैंने इतने ग्राम सक्सिनिक एसिड जो है 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर है, और इथरल के साथ कितना है 0.07 ग्राम, सॉरी इथरल के साथ जो है वो 0.013 ग्राम है और वो 10 सेंटीमीटर क्यूब में ही है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर क्यूब में है। अब
उसका नॉर्मल मोलिकुलर वेट जो है, हम ये मान के चल रहे हैं कि सक्सेनिक एसिड का नॉर्मल मोलिकुलर वेट दोनों सॉल्वेंट में क्या है, सेम है, नॉर्मल है, मतलब ना तो वो डिसोसिएट हो रहा है ना वो एसोसिएट हो रहा है। तो वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द, मैं अगला एक पार्ट लिख देता हूं, व्हाट, ध्यान से देखेंगे, व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ एन इथरल सॉल्यूशन विच इज इन इक्विलिब्रियम। अब आपने क्या बताना है, जो किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, 0.024 ग्राम इन 10 सेंटीमीटर क्यूब विच इन एक्वस सॉल्यूशन। ये फिर से एक्वस सॉल्यूशन दे दिया, मतलब आप ऐसे समझिए, अब आपको ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी अजीब सी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपके पास एक सॉल्वेंट वाटर है, एक ईथर है। ये कहते हैं कि जब मैं इसका 10 ml ले रहा हूं, मैं इसका क्या ले रहा हूं, 10 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं ले रहा हूं, तो मान लीजिए ये 0.07 है, तो ये आपका 0.013 है। ऐसे ही यहां पर कितना दिया उन्होंने, 0.024 दिया, तो वो कह रहे हैं यहां पर ये कितना होगा, ठीक है ना। ये कंसेंट्रेशन आपको निकालना है। तो देखिए बहुत आसान सा हो जाएगा, पहले आप इन दोनों की कंसेंट्रेशन को C1/C2 का रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट रहना है। तो C1 आपका पास 0.07, क्योंकि सॉल्वेंट की अमाउंट सेम है। हालांकि आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो, कंसेंट्रेशन वैसे परसेंट में लोगे तो आप जब 10 में इतना है तो 100 में कितना हो जाएगा, वो भी आप निकाल सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, उससे कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 0.07 अपॉन मैं कितना ले लेता हूं, ईथर वाली ले लेता हूं 0.013। जब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5.38, ये मेरे पास किया गया। अब मैं इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मैं करूंगा भाई C1/C2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो C1 तो कितना दे दिया 0.024, C2 मुझे निकालना है, और K क्योंकि ये कॉन्स्टेंट आना है तो मैं यहां पर 5.38 ही रखूंगा। तो बताओ देखो कितनी जल्दी आसानी से आ गया C2, ठीक है। तो ये आपका यहां से निकल जाएगा। हाँ कंसेंट्रेशन पूछ रहा है तो ये तो 10 में निकल के आएगा, तो आप 100 में उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, या 10 में भी आप निकालेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा 0.00045, ठीक है ना। तो जो भी आएगा पर सेंटीमीटर क्यूब सोल्व कर लेंगे आप इसको, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो ये आता है कि अगर सोल्यूट एसोसिएशन में जा रहा हो तब क्या फॉर्मूला बनेगा, हालांकि ये प्रिंसिपल तो वहां पर ये काम नहीं करेगा, लेकिन प्रिंसिपल को काम में लाने के लिए, काम में लगाने के लिए, प्रिंसिपल को वैलिड करने के लिए हमें वो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल तो पहले आप कंडीशन समझिए, मैं क्या कंडीशन बना रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सोल्यूट एसोसिएशन में जा रहा है, तब हमारा जो फॉर्मूला है C1/C2 कांस्टेंट, वो कैसे हो जाएगा। पहले आप इसको इस तरह से समझिए, मेरे पास दो सॉल्वेंट है, पहला सॉल्वेंट कौन सा है, इंक भी आप बता दिया करें मैं कौन सी ज्यादा यूज किया करूं। एक मेरे पास है फेज 1, या आप ये कह लीजिए मेरे पास सॉल्वेंट पहला A है, और दूसरा मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो B है। मेरे पास सॉल्वेंट क्या है, वो B है। अब मैं ये मान के चलता हूं सॉल्वेंट A में जो कंसेंट्रेशन है, या आप इसको जैसे मर्जी मान लो इसको B मान लो, इसको A मान लो, ऐसे फिक्स थोड़ी ना है कि आपने नीचे ऊपर ये कैसे भी रखना है। मैं यहाँ पर कंसेंट्रेशन C2 मान लेता हूँ, यहाँ पर कंसेंट्रेशन C1 मान लेता हूँ, किसकी, जो मेरे पास X, ये हमारे पास सोल्यूट था। अब इस सोल्यूट ने आके क्या करा, इस सोल्यूट ने, मान लो मेरे पास N मॉलिक्यूल है X के, तो ये सारे के सारे आपस में मर्ज होके इन्होंने ये बना लिया। अब आप इस बात को समझिए, ये 2 मॉलिक्यूल हो सकते हैं तो डाइमर बनाएंगे, 3 मॉलिक्यूल है तो ट्राइमर बनाएंगे, 4 मॉलिक्यूल है तो टेट्रामर बनाएंगे। इस तरह से डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर ध्यान दें तो जो फॉर्मूला होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहले फेज में जब उसकी कंसेंट्रेशन C1 है तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसा वो फेज 2 में था वैसे ही फेज 1 में था जो हमने स्टार्टिंग में लिया, तो इसलिए मैंने यहां पर C1 रखा अपॉन। अब ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, आप इस चीज को समझिए। अब इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, C1 अपॉन, अब जो C2 होगा ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये C2 आ जाएगा आपका ये। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, ये स्क्वायर रूट लेना है या क्यूब रूट लेना है। अब आप समझिए, अगर कोई डाइमराइज हो रहा है तब तो 2 आएगा यहां पर, मतलब स्क्वायर रूट बन गया, मतलब ऐसे समझ लीजिए 2A मिलके क्या बना रहा है, A2 बना रहा है। तब मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, C1 अपॉन अंडर रूट C2, मतलब ये 2 लिख दिया मैंने। और अगर मान लीजिए मेरे पास 3A है और ये मिलके A3 बना रहा है, तब ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2 हो जाएगा। यहां पर मैं क्यूब लिखूंगा, मतलब जनरली अभी आप यहां पर इसको n कह सकते हो, क्या बोल सकते हैं, इसको n बोल सकते हैं। तो मोस्टली आपको जहां तक है
मेरा पूरी प्रिडिक्शन यही कहती है अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल देता है तो यहां पक्का 2 ही रख के देगा, क्योंकि इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, ये डाइमेराइजेशन ही होगा, ठीक है ना। तो ये आप बात ध्यान देंगे। तो अभी मैंने n लिख दिया, n का मतलब है अगर दो x है और वो मिलके x2 बना रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, मतलब स्क्वायर रूट हो गया, या फिर वो क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। जनरली हम ये भी कह सकते हैं C1/C2 ये डाइमेराइजेशन के लिए हो गया, ठीक है ना। ये किस चीज के लिए हो गया, डाइमेराइजेशन के लिए हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। और अगर ट्राइमेराइजेशन है तो क्यूब रूट हो जाएगा, C1 ये हो गया आपके पास क्यूब रूट हो गया। ये क्या रहना है आपका, कॉन्स्टेंट रहना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पास एक बेंजोइक एसिड है, मैं बेंजोइक एसिड को सेपरेट करने के लिए चला था और बेंजोइक एसिड मेरा मिला हुआ था किसके अंदर, एक तो वाटर के अंदर, एक सॉल्वेंट लिया मैंने वाटर और दूसरा सॉल्वेंट ले लिया मैंने बेंजीन। आपको पता भी होगा, ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप पढ़ते होंगे कि बेंजीन में वो डाइमेराइज हो जाता है, वो आपको पता भी होगा, ठीक है ना। अब ये मैं दोनों में 100 सेंटीमीटर क्यूब ले रहा हूं, देखो दोनों में सेम होनी चाहिए कंसेंट्रेशन, ये नहीं आप मोलैरिटी बना बैठे एक में और दूसरे में नॉर्मेलिटी बना बैठे और फिर आप बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब मैं ये मान के चलता हूं, यहां पर एक कंसेंट्रेशन अमाउंट थी इसकी 0.50 और यहां पर ये था 0.242 और ऐसे ही ये था आपका 0.0195 और यहां पर हमने दे दिया 0.412 और यहां पर दे दिया 0.0289। क्वेश्चन बड़ा सा दिखाई देगा लेकिन होगा बहुत आसान सा, 972, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करोगे, देखो अगर आप यहां पर रेशियो निकालोगे C1/C2 का, तब आप चेक करके बताओ कि क्या ये सेम आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि मेरे पास कैलकुलेशन पहले से ही है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। जब आप यहां पर अप्लाई करोगे C1/C2 तो ये आएगा 0.062, यहां पर आएगा आपका 0.048 और यहां पर आंसर आएगा आपका 0.030। तो कहीं से भी ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वर्क नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि ये बेंजोइक एसिड डाइमेराइज होता है बेंजोइक एसिड, ये क्वेश्चन में भी हालांकि दिया हुआ होगा कि वो डाइमेराइज हो रहा है, तो मेरे पास जो ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C1/√C2, अंडररूट क्या बन गया, C2। अब आप समझिए, इस चीज को आप C1 मान रहे हैं और इस चीज को आप C2 मान रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान देना है कि वो क्यों कि वो किसके अंदर डाइमेराइज हो रहा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप पता चला वो इसके अंदर डाइमेराइज हो रहा था तो C1 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, C2/C1 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो वो आप देख लीजिए किसके अंदर वो डाइमेराइज हो रहा है। तो अब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो डाइमेराइज हो रहा है तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा C2 का, यहां पर मैं स्क्वायर रूट लूंगा। जब मैं ये आंसर निकालूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0305। आप करके देखना अपने पास आराम से, क्योंकि मेरे पास तो अभी मैं इतना करूंगा तो ये आंसर मतलब फिर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर ये वैल्यूज जो हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यस, कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा है इस फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होगा, वो एसोसिएशन में होगा। अभी बात कर लेते हैं, अगर सोल्यूट कहां चला जाए, अगर सोल्यूट डिसोसिएशन में चला जाए, अगर सोल्यूट डिसोसिएशन में चला जाए, देखिए एक बात आप पहले यहां समझिए, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं C1/√C2 लिख रहा हूं, आप यहां पर वो वाला कंसेंट्रेशन टर्म लेना, हो सकता है वो पहले सोल्यूट में एसोसिएट हो रहा हो तो आप C2/C1 कर लेना, ऐसे कर लेना भाई, किसी का भी हो K तो कांस्टेंट ही आएगा, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। 3 कंसेंट्रेशन, भाई ये मैंने रेशियो दे दिया 3 2 1 5, इधर दे दिया 2 3 6, ऐसे दे दिया, तो इन दोनों का रेशियो जो आएगा, फिर आप रिवर्स करके लिखोगे तो सबका वो क्या आना है, सेम आना है। C1/C2 कर लो, C2/C1 कर लो। हालांकि उसका भी आप एक डेरिवेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको डेरिवेशन में समझ में आ जाएगा कौन सा सॉल्वेंट आप ऊपर ले रहे हैं, कौन सा सॉल्वेंट नीचे ले रहे हैं। तो मोस्टली आप किसको C1 मानोगे, ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो अब आप यहां ध्यान दे लें, तो यहां पर वही लेना जिसका आपने क्या हो जाना है, एसोसिएशन हो जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर सोल्यूट डिसोसिएशन में जाए, अगर सोल्यूट कहां चला जाए, डिसोसिएशन में चला जाए, ठीक है, डिसोसिएशन में चला जाए तो कैसे काम करेंगे। तो अगर सोल्यूट डिसोसिएशन, आप पिछले वाले फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हो कि भाई C1 अगर एसोसिएशन में जा रहा है तो आप ऐसे रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब आप C1 को ऊपर ही रखो और C2 को नीचे ही रखो, ठीक है। और C1 जो होगा, ठीक है ना, अब वो एग्जामिनर बोलेगा
कि भाई मैं इसके रेस्पेक्ट में एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, यानी कि मैं सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, तो सॉल्वेंट कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो ये एक्वस ऊपर रख लोगे, ठीक है ना, इस तरह से है। इथरल में करना चाह रहे हो तो फिर C2O/C1 हो जाएगा। तो ये मैं आगे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वहां आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं फास्ट चल रहा हूं, हालांकि आपने पढ़ा भी होगा। अगर सोल्यूट किस चीज में जा रहा है, वो डिसोसिएशन में जा रहा है। जब भैया वो डिसोसिएशन में चला गया तो फिर क्या करेंगे, तो जैसे मैं पहले समझ लेता हूं कैसे, कि मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, तो इसमें क्या करा मैंने, एक सॉल्वेंट ले लिया, इधर सॉल्वेंट मेरे पास A हो गया, या मैं इसको 1 भी कह सकता हूं, ठीक है ना, सॉल्वेंट 1 हो गया, और इधर जो मेरे पास सॉल्वेंट है ये दूसरा सॉल्वेंट 2 है, ठीक है। यहां पर मैंने x1 लिया, और मतलब x अमाउंट हो सकती है जिसकी कंसंट्रेशन C1 थी। अब मैंने क्या करा, उसको x2 में, मतलब जैसे ही वो सॉल्वेंट 2 में गया तो वहां वो क्या करता है, वहां वो क्या कर लेता है, डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट किस में डिसोसिएट हो गया, मान लीजिए x प्लस, या कोई दूसरा मान लेता हूं मैं, यहां पर y मान लेता हूं, y प्लस z में वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। यहां पर क्या प्रिंसिपल काम करेगा, देखिए अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ये मैं दोनों केस मान के चल लेता हूं, ठीक है ना। आपको तीन फॉर्मूले बताऊंगा, और यहां पर उम्मीद है आपका वो पहले वाला जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या चीज माना कि वो सॉल्वेंट 2 में डिसोसिएट हो रहा है, किसमें डिसोसिएट हो रहा है, सॉल्वेंट 2 में। तो आपका जो प्रिंसिपल C1/C2K था, ये जो ला था, अब ये यहां पर काम नहीं करेगा क्योंकि वो डिसोसिएशन में चला गया। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप लगाओगे C1 अब C2 की जगह क्या होगा, 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये लोगे आप C2 के साथ, अब वो कांस्टेंट बनेगा इसके लिए, ठीक है ना। अब बताओ, अगर मुझे मान लो वो पहले वाले सॉल्वेंट में अगर डिसोसिएट हो रहा है, मतलब मैं ऐसे मान के चल लेता हूं कि यहां तो आपका x1 ही है, यहां पर तो x ही है, सॉल्वेंट 2 में, सॉल्वेंट 1 में, और वो यहां के टूट गया, यहां पर ये टूट गया y प्लस z में, ये टूट गया। तो अब क्या होगा फॉर्मूला, तो अब क्या हो जाएगा, अब आप 1 माइनस अल्फा जो होगा वो C1 के ऊपर लिख लोगे। ये चीज मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था, और C2 ऐसे ही रहेगा। मतलब अब आप समझिए इस चीज को कि C1 हमेशा आप ऊपर ही लेंगे और C2 हमेशा क्या लेंगे, नीचे लेंगे, ठीक है ना। अगर आपका C2 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, कब, जब वो किस में हो रहा है, एसोसिएशन में जा रहा है, सॉल्वेंट सेकंड में। अगर वो सॉल्वेंट फर्स्ट में एसोसिएट जा रहा है तो आपका पहले वाले का स्क्वायर रूट करोगे, इस फॉर्मूले को उल्टा मत कर देना, ठीक है ना। तो बस पहले वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसे ही अब अगर मान लो वो दोनों में हो रहा है तो भैया 1 माइनस अल्फा C1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा C2, 1 माइनस अल्फा C2, और जो अल्फा है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ऐसे नहीं है कि ये तो कैंसिल हो गया, फिर से C1/C2 हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो सॉल्वेंट 2 में कोई जरूरी थोड़ी है, जितने एक्सटेंट से वो डिसोसिएट हो रहा है ठीक उसी एक्सटेंट से सॉल्वेंट 1 में डिसोसिएट होगा। तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका अल्फा है, सॉल्वेंट 2 के लिए कुछ अलग होगा और सॉल्वेंट 1 के लिए वो कुछ अलग होगा, ठीक है। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा अगर वो दो सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको क्या बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन की, जो आपके कुछ डाउट्स हैं वो यहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन पे हो सकता है कि आपका कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन कौन कौन सी है। सबसे पहली एप्लीकेशन एक इसकी आती है कि भाई सोल्युबिलिटी अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी कि भाई वो जो है किसी एक सॉल्वेंट में कितना सोल्युबल है, अगर वो आपको निकालना है तो देखो बहुत आसान फॉर्मूला होता है। जैसे कंसंट्रेशन है, सोल्युबिलिटी भी एक कंसंट्रेशन ही है, तो ये जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो S1/S2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो हो सकता है वो कह दे कि एक सॉल्वेंट में उसकी सोल्युबिलिटी S1 है, दूसरे सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी S2 है, सॉरी दूसरे सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी निकालो और K भी ना दे रखा हो, तो K कैसे निकालोगे, अपना भैया C1/C2 से उनकी कंसंट्रेशन दे रखी होंगी आपको, तो कंसंट्रेशन दे रखी होंगी, आप सीधे तौर पे ये फॉर्मूला लगा दोगे। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन कहूं कि एक्वस सॉल्यूशन जो है ऑक्सैलिक एसिड का, अब आप समझिए एक्वस सॉल्यूशन किसका, ऑक्सैलिक एसिड का, तो यानी कि मेरे पास एक तो एक्वस है और कौन है मेरे पास, ऑक्सैलिक एसिड है, कौन है मेरे पास, ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है ना। और इसको मैं किसके अंदर डिसॉल्व करूंगा, ईथर के अंदर। तो मैंने दो सॉल्वेंट ले लिए, ईथरल
ETH इथरल और एक्वस। तो इसके अंदर कितना है, पहले मैंने मान लिया कि भाई इसके अंदर 5 ग्राम था, ठीक है ना, 5 ग्राम था इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है किसके अंदर, ईथर के अंदर। ईथर के अंदर मैंने मान लिया 0.50 ग्राम, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो सोलिबिलिटी है ऑक्जेलिक एसिड की वाटर के अंदर वो 10 है, वो दे रखी है 10 ग्राम पर 100, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब, और वो सोलिबिलिटी यहां निकलवा रहा है। तो अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, S1/S2, तो S1 आपको दे दिया 10/100, 10/100 भाई परसेंट में बना लिया मैंने, ठीक है ना, डिवाइड बाय, ये आपको निकालना है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपको K चाहिए, तो K कैसे निकालोगे आप, इस फॉर्मूले से। तो C1 कितना दे दिया आपको 5/100, ठीक है ना, और ये कितना दे दिया आपको, अब आप निकाल लीजिए यहां से। 5/100 नहीं, ऐसे मान के चलिए, ये गलत होता है मेथड, जैसे अभी मैंने यहां पर भी लिखा। इसका मतलब है 100 में 5 ग्राम है, 100 में कितना है वो 5 ग्राम है। तो कंसंट्रेशन बना लिया मैंने, स्ट्रेंथ होता है जैसे ग्राम पर लीटर में, तो जब आप 100 में 5 है तो 1000 में 50 हो जाएगा। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ना यार, ये बुक के मेथड होते हैं स्टैंडर्ड, आप सिंपल सा यहाँ 5 रख लो, डिवाइड बाई यहाँ डिवाइड बाई 0.5 ले लो, क्योंकि जब आपका वॉल्यूम सेम है तो कंसंट्रेशन में आप जितना वॉल्यूम लोगे इधर इतना भी बढ़ाओगे तो रेशियो तो सेम ही आएगा। तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 आपका कांस्टेंट है कि यहाँ पर कितना लिया आपने, यहाँ पर जितना भी ले रखा है वहां पर 10 ले लो आप चाहे तो यहाँ पर 10 ले रखा है आपने, ठीक है ना। तो 10 डिवाइड बाई ये कितना आ गया, S2 हमने क्या करना है, निकालना है। ये भी कितना है, 10 है, तो S2 कितना आ गया आपका 10/10 आ गया, यानी कि कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, तो सोलिबिलिटी भी आपकी निकल के आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली एप्लीकेशन होगी कि हम क्या करेंगे, सोलिबिलिटी, ठीक है। C1 C2 से K निकालेंगे और उस K को रख देंगे सोलिबिलिटी के रेस्पेक्ट में। दूसरी एप्लीकेशन जो आती है वो आती है कि अगर हम ये निकालें कि कोई सोल्यूट कितना एसोसिएट हो रहा है, मतलब हम डिग्री निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिग्री या एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन अगर आपको निकालना है। तो देखो अभी मैंने आपको एसोसिएशन में क्या फॉर्मूला बताया था, C1/√C2, ये n था, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, रैंडम हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप ये क्यूब रख के आंसर आ जाएगा या क्या रख के आ जाएगा, वो चीज हमारा क्या कहलाता है कि एक्सटेंट कहलाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वाटर मैंने एक ले रखा है, मैंने एक वाटर ले रखा है और एक क्लोरोफॉर्म ले रखा है। ये मेरे पास 2 सॉल्वेंट हैं और उनके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक सोल्यूट है उसको घोल रहा हूं। तो इस वाटर के अंदर जो सोल्युबिलिटी है वो है 0.163 और यहां पर इसके अंदर सोल्युबिलिटी है 0.761 और यहां जो सोल्युबिलिटी है कंसंट्रेशन है, सोल्युबिलिटी नहीं, 436 और यहां पर है 5.43। अब वो कह रहा है कि इससे क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर स्टेट जो है सोल्यूट की और वो क्या है, मॉलिक्यूलर स्टेट जो है वो सोल्यूट की वो निकालनी, मतलब वो सोल्यूट आपका डिसोसिएशन में जा रहा है, जैसे आप सॉल्यूशन वाले पार्ट में वेंटो फैक्टर आई निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, अब हमें ये पता है कि भैया ये एसोसिएशन का या कुछ उसका फॉर्मूला बता रहा है। तो पहली बात तो आप यहां पर अगर C1 और C2 लगा के देखो, C1/C2 का फॉर्मूला लगा के देखो। जैसे C1 कितना है आपका 0.163 है, डिवाइड बाई ये कितना है 0.761 है। तो जब आप इन दोनों को करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.212। अब फिर दोबारा लगाओ आप ये 2 वैल्यू लो, तो ये कितने आ जाएंगे 0.436 बटे 5.43, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 0.080। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आई, मतलब C1/C2 जो है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब सॉल्यूट की जो स्टेट है वो सेम नहीं है, या तो वो डिसोसिएशन में जा रहा होगा या फिर वो क्या जा रहा होगा, एसोसिएशन में जा रहा होगा। तो अभी मैं इसको एसोसिएशन वाला कंसेप्ट जो है वो मान के चलता हूं। तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1/√NC2 वो कांस्टेंट होगा। अब मुझे ये नहीं पता वो डाइमेराइज हो रहा है या ट्राइमेराइज हो रहा है या टेट्रामेराइज हो रहा है, मुझे n नहीं पता। फिलहाल मैं क्या करूंगा, ये 2 वैल्यू रख के देखता हूं। C1 कितना है मेरे पास 0.163 है और ये जो मेरे पास C2 दे रखा है वो दे रखा है 0.761। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि वो एसोसिएशन में जा रहा है, मतलब डाइमेराइज हो रहा है। तब मैं इनका वैल्यू निकाल के देखूंगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट करूंगा। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है 0.1869। देखिए ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, तुक्का जिसको बोल देते हैं। अब मैं ये वाले 2 वैल्यू रख के देखता हूं, कौन कौन सी, 0.436 बटे
अंडर रूट किसका निकालूंगा मैं 5.43 का। तो यहां से जो आंसर आया वो आया 0.1871। अब तुक्का लगाया मैंने, यहां पर 2 रखा, यहां भी मतलब स्क्वायर लगाया तो मेरा कांस्टेंट आ गया। तो मैं क्या कह दूंगा भैया वो एसोसिएशन में जाता है, और ना केवल एसोसिएशन में जाता है, वो डाइमेराइज होता है। वो क्या होता है? डाइमेराइज होता है, क्योंकि मेरा जो n है वो N2 आ रहा है। n क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये डाइमेराइज और ट्राइमेराइजेशन को बता रहा है। अगर नहीं आता तो मैं 3 रख के देखता यहाँ पर, तो ये तुक्का कहलाता है। अच्छा देखो, आप जब अपने एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस करते होंगे उसके 4 ऑप्शन दिए हुए होते होंगे, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए होते होंगे, तो आप पहले क्वेश्चन को देख के सोल्व मत क्या करो। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे या कुछ वैल्यू ऐसी आएंगी जिसमें ऑप्शन रख के देख लिया करो। आप ऑप्शन रख के देखा करो, जिससे भी आपकी स्टेटमेंट सेटिस्फाइज होगी वही ऑप्शन होगा। तो कई बार ऑप्शन देख के भी हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर हमने क्या करा, डायरेक्ट कोई वैल्यू रख के देखी और हमने कंक्लूजन निकाल लिया ऐसे, ठीक है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड जो होता है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। ओके, चौथी जो हमारी तीसरी जो एप्लीकेशन आ जाती है वो मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की, लिटिल बिट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इतने टाइम में हो पाती है कि नहीं हो पाती है। हम प्रिडिक्टिंग करेंगे, प्रिडिक्टिंग कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हम इस चीज का भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा धीरे धीरे भी बताऊंगा। अब हमने क्या करा, आयोडीन जो होता है, आयोडीन जो होता है अपने आप को किस किस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, एक तो कार्बन डाइसल्फाइड में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, और किस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, आयोडीन में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ठीक है ना। और इसका जो कोफिशिएंट मतलब के जो आता है इसका लगभग 400 के करीब आता है, 400 आता है टूवर्ड्स CS2। मतलब टूवर्ड्स CS2 मतलब आप यहां पर जो कंसेंट्रेशन आ रही है उसको C1 मानोगे, और यहां जो कंसेंट्रेशन आ रहा है उसको C2। टूवर्ड्स का ध्यान दिया करें, जहां पर जिसके लिए टूवर्ड्स लिखा होगा, मान लो टूवर्ड्स वाटर लिखा है तो वाटर वाली कंसेंट्रेशन को C1 मानोगे, CS2 को C2 मानोगे। लेकिन अभी ये 400 जो आता है वो टूवर्ड्स CS2 आता है, मतलब ये CS2 के अंदर ज्यादा घुलता है, क्योंकि तभी तो K की वैल्यू क्या आ रही है, हायर आ रही है। इस तरह से आप इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक वीक सॉल्यूशन बनाएंगे आयोडीन का, ठीक है ना, जिसको हमें क्या करना है, वीक सॉल्यूशन हमने बना लिया, वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, जिसको हमने एस्टिमेट करना है, जिसको हमने क्या करना है, एस्टिमेट करना है, विच इज टू बी एस्टिमेटेड, ओके, इज टू बी एस्टिमेटेड, जिसको हमने एस्टिमेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, थोड़ी सी, अब वो सॉल्यूशन तो वाटर के अंदर बना होगा, आयोडीन का सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका मतलब हमने वाटर के अंदर बनाया होगा। मैं कुछ ड्रॉप्स उसकी किसके डाल दूंगा, कार्बन डाइसल्फाइड की मैं उसके अंदर क्या कर दूंगा, ड्रॉप डाल दूंगा, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड की जब मैं ड्रॉप डालूंगा तो उससे क्या होगा, जो अमाउंट है आयोडीन की, वो यहां पर जो आयोडीन और वाटर है तो वो कुछ अमाउंट इस कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर भी जाएगी, आयोडीन की अमाउंट कुछ कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर भी जाएगी, और एक डीप कैसा कलर देगी, वो डीप वायलेट कलर वो वहां पर दे देगी। आपको पता है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर आयोडीन कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है। तो ये जो सॉल्यूशन अब आपके पास वायलेट कलर का बन गया, इसको एक हाइपो सॉल्यूशन होता है, हाइपो का आप मुझे फॉर्मूला कमेंट करके बताएंगे। उस हाइपो सॉल्यूशन के साथ हम टाइट्रेशन कराएंगे। अब टाइट्रेशन कब तक कराएंगे, वो हाइपो सॉल्यूशन जब तक इस आयोडीन को ऑक्सीडाइज रिड्यूस ना कर दे, ठीक है ना, जब तक वो ना कर दे, रिएक्ट नहीं कर लेगा, तब तक वो टाइट्रेशन कहलाती है। टाइट्रेशन यही होती है। तो जैसे ही ये I2 खत्म हो जाएगा उस कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, तो वो जो डीप वायलेट कलर आया था वो गायब हो जाएगा। तो यहां पर आयोडीन एक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करा, उसने किसकी तरह काम करा, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करा। उधर जा रहा है तो वो इंडिकेटर का काम कर रहा है, वाटर में जा रहा है तो वो इंडिकेटर का काम नहीं कर रहा। तो ये थी एक एप्लीकेशन कि हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में थोड़ा सा आया होगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है, वो जो आती है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, मतलब हम एक्सट्रैक्शन को
सीख लेंगी। जो मान लो मेरे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई और है, ठीक है ना, अब उस और को मैंने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, सेपरेट करना है। तो अब वो एक्सट्रैक्ट कैसे करूंगा मैं, मान लो वो पानी के अंदर घुला हुआ है और पानी के अंदर से वो अलग नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं जनरली उसके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं उसके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट करने से क्या होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कभी भी मान लो जैसे आपके पास 1 लीटर वाटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर आपके पास क्या है, उस सॉल्यूट का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब आप चाहते हो आपके पास 1 लीटर ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अब आपके पास क्या है, 1 लीटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की मदद से उस पानी के अंदर जो वो सॉल्यूट है आप उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में निकालना चाहते हो, ठीक है ना। तो लेकिन क्या सजेस्ट किया जाता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कभी भी आप पूरा का पूरा 1 लीटर इसके अंदर मिला के शेक मत करो। शेक करने से क्या होगा भाई, वो 2 लेयर में बढ़ जाएगा, एक पानी की लेयर अलग हो जाएगी और जिसकी डेंसिटी कम होगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की ऊपर आ जाएगी और इसके अंदर वो आपका और होगा। वो ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। सॉल्यूट क्या करता है, अपने आप को दोनों लेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा इसमें चला जाएगा और ऐसा भी नहीं है आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। वो रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए ऐसे केस में, तो पहले तो मैं आपको बताता हूं, एक मान के चलते हैं कि मेरे पास एक ईथर है और एक मेरे पास क्या है, वाटर है। मैं एक मान के चल लेता हूं, मेरे पास एक सॉल्यूट का x ग्राम है, ठीक है ना, किसी सॉल्यूट का कितना है, x ग्राम है, ठीक है। अब उस x ग्राम का 1 लीटर मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है ना। 1 लीटर मेरे पास कौन है, 1 लीटर मेरे पास वाटर है और 1 लीटर मेरे पास कौन है, 1 लीटर ईथर है। 1 लीटर क्या है, ईथर है। अब इसको ध्यान से समझना। अब मैं ये मान के चलता हूं इसमें जो हम 1 लीटर उस पानी के अंदर मैंने उसको पहले मिला दिया, वाटर के अंदर मिला दिया, ठीक है ना। तो अब मैं ये लेके चल रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ ईथर, C1 C2 में आपको कंफ्यूजन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ईथर बटे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। और चलो कांस्टेंट मैंने दे दिया कि वो चाहे जितना मर्जी आप डालो, जितना मर्जी ईथर लो, जितना मर्जी वाटर लो, वो हमेशा उनका रेशियो जो आता है वो 2 आता है, मान के ये अभी हम चलते हैं। तो अब देखो, आप ध्यान से समझिए। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ईथर के अंदर उसका x ग्राम 1 लीटर ईथर के अंदर चला गया और कैपिटल X था ना आपके पास, तो वाटर के अंदर कितना बचा रह गया होगा आपके पास, वाटर के अंदर रह गया x माइनस x ग्राम, ठीक है ना। और वो भी कितना है, 1 लीटर के अंदर बचा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 हो गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, स्मॉल x की वैल्यू निकालोगे, स्मॉल x की वैल्यू निकालोगे। तो देखिए यहां पर जो स्मॉल x की वैल्यू आएगी, मतलब स्मॉल x का मतलब क्या है कि ईथर के अंदर कितना गया, क्योंकि ईथर के अंदर से हमें उसको निकालना, ये मान के चलो आप, ईथर का वाला ही हमें चाहिए, बाकी तो ईथर की मदद से निकाल रहे हैं। तो ये 2/3 आ जाएगा x का, मतलब जो टोटल अमाउंट थी उसका इतना आ गया, मतलब कह लो 67% आपका वो जो x था वो ईथर के अंदर आया, ईथर के अंदर आ गया। उम्मीद है वाली बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा बताता हूं भैया, x ग्राम हमारा ईथर के अंदर गया, ये ईथर मान रखा है, बचा हुआ x माइनस x रह गया, वो पानी के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो ये जो x है ये कितना है, ये 67% है। अब 2 कंडीशन हम मान के चलते हैं, इसको ध्यान से समझो। अब क्या है कि अब उस 1 लीटर को मैं 2 बार में पूरा करूंगा, 2 बार कैसे, 500 ml लूंगा। तो कंसंट्रेशन ईथर में कितनी जाएगी, वो मान लिया मैंने x1 गई, कितने में, 500 ml जब मैंने लिया, ठीक है ना। पानी के अंदर कितना रह गया, पानी के अंदर रह गया x में से x1 रह गया, ठीक है ना। और पानी का तो मैंने भैया पूरा ही ले रखा था ना, पानी तो 1000 ले रखा था। रेशियो तो हमेशा सेम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ला तो कहता ही है k तो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट मैंने 2 ले रखा, आप 3 ले लो, 4 ले लो, जस्ट हम कंपेयर कर रहे हैं। यहां से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप x1 निकालोगे तो ये आपका आएगा लगभग 50% आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 0.50 ऑफ x, यानी कि 50% आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 50% आ गया। अब क्या करेंगे, अब मैं दोबारा से जो 500 ml मेरा बचा रह गया वो मिला रहा हूं। तो अब के मैं मान के चलता हूं x2 जा रहा है, अब के वो कितना जा रहा है, x2 बटे 500। अब आप यहां समझिए, ये जो x है ये कितना बचा रह गया होगा, ये अब पहले का तो आधा रह गया होगा ना, क्योंकि आधा तो पहले वाले अमाउंट में हमने निकाल लिया, ठीक है ना। ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x2। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, जितना पहले था उसका आधा तो इसमें चला गया ना, तो इसलिए x2 रह गया होगा। रेशियो कितना होगा, 2। तो जब आप यहां से x2 निकालते हैं तो ये आता है आपका 0.25 ऑफ x, यानी कि 25%। तो अब आप देखो, तो आपने पूरा 1 लीटर यूज कर लिया, 500 पहले यूज किया, 500 अब आपने यूज कर लिया।
पहले 500 यूज करने से 50% आपने निकाल लिया, अब 25% निकाल लिया, तो टोटल 75% आप निकाल चुके उस 1 लीटर से ही। लेकिन अगर आप सारा का सारा एक साथ मिलाते तो सिर्फ कितना परसेंट निकाल रहे थे, 67। 2 बार में निकाला तो 75%। अगर आप इस 1 लीटर को 250 ml करके लोगे, 250 250 250 250, तभी आपका जो है लगभग 93.75% आएगा। तो 1 लीटर एक बार में यूज करने से बढ़िया है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को आप 4 बार में यूज करें, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका एप्लीकेशन हो जाती है। उम्मीद है ये एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसे ही जनरली लेड का एक्सट्रैक्शन होता है। देखिए लेड का जो एक्सट्रैक्शन होता है, लेड का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, पार्क्स प्रोसेस होता है, PARKS। पार्क्स प्रोसेस में जो हम लेड का एक्सट्रैक्शन करते हैं वो इसी मेथड से करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन होता है गोल्ड का, ठीक है ना। वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट भी जनरली इसी तरह से होता है, बार बार थोड़े थोड़े से पानी से कीजिए आप। वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, गोल्ड प्रेसिपिटेट, वो जनरली इसी तरह से यूज होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ऑस्टबाल डिल्यूशन लॉ समझ में आ गया होगा। हालांकि आप इसमें एक और एप्लीकेशन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जैसे कि आप H होता है तो वो आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन हो गई, तो वो आपने ऑलरेडी जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है वहीं से आपका निकल के आ जाएगा, कोई नई कहानी है नहीं, ठीक है ना। सोल्ट वगैरह के लिए है तो ऑलरेडी आपने ये कर लिया होगा, इसमें अब मैं नया कुछ नहीं बता सकता। तो बस